रेस्टोरेंट इंडस्ट्री एंड इट्स ह्यूज बिजनेस। $70 बिलियन की इंडस्ट्री है इंडिया में। 2 करोड़ से ज्यादा रेस्टोरेंट है इंडिया में। खाली गुजरात की बात करें तो 75,000 प्लस रेस्टोरेंट्स हैं। जब 1% रेस्टोरेंट बंद हो रही है, 1% रेस्टोरेंट चालू हो रही है। तो 2 करोड़ अगर रेस्टोरेंट है तो आप नंबर देखिए तो 2 लाख रेस्टोरेंट जो है वो हर महीने बंद हो रही है। अभी अगर आप चालू करना चाह रहे हो तो आपके पास हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शन है। आप किसी से कंसल्टेंसी ले लो, आप किसी की फ्रेंचाइजी ले लो, आप किसी का बिजनेस मॉडल सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर लो। बट अगर आप बंद करना चाहते हो तो किसके पास जाना है? तो ये जो प्रॉब्लम है वो मैंने खुद फेस किया हुआ है, क्योंकि मेरी खुद की रेस्टोरेंट थी। सो आई सर्च द इंडस्ट्री की यार बंद करना है तो किससे मिलना है, कौन सी ऐसी ब्रांड है, कौन सी ऐसी कंपनी है, कौन सा ऐसा इंडिविजुअल है जिसको जाके मैं अप्रोच कर सकता हूँ। तो अहमदाबाद की बात करूँ तो खाली अहमदाबाद में 120 से ज्यादा रेस्टोरेंट हर महीने बंद होते हैं। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है ये एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर का है जो रेस्टोरेंट एंड किचन इक्विपमेंट्स में पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा नाम हो चुका है। ये है मिस्टर विशाल वोरा, गुरु भाई इक्विपमेंट्स के मालिक। चलिए आइए हम बात करते हैं। वेलकम विशाल जी, हाउ आर यू। बस एकदम फाइन, आप बताइए। बढ़िया। सबसे बड़ा पहले जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो ये है कि आपकी जो ब्रांड नेम है ना, वो एक तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि गुरु भाई इक्विपमेंट्स। सेकंड थिंग इज आप इस बिजनेस में कैसे आए, ये स्टोरी भी हमें जाननी है। पहले आपको नाम की बात करते हैं तो धीरू भाई का एक मूवी आया था गुरु करके, जी अभिषेक बच्चन का रोल था उसमें। जी 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 जी। सो दैट इज वन ऑफ माई फेवरेट मूवी। मतलब ऐसा है कि हर महीने मेरे को गुरु मूवी का एक दोस्त चाहिए। तो वो मूवी मुझे बहुत ही इंस्पायर इसलिए करती है कि यार धीरू भाई अंबानी भी एक छोटे से गांव से बिलोंग करते थे। ऐसा कोई हाई एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं था उनके पास, ऐसा कोई हाई कनेक्शन नहीं थे, कोई फाइनेंशियल कंडीशन नहीं थी। फिर भी वो पर्सन ने यहाँ से निकल के इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दी। तो उसके कंपैरिजन में हम लोग तो बहुत ही अच्छे लेवल पे है। तो वो पर्सन कर सकता है तो अपने क्यों नहीं कर सकते? जी, वेरी नाइस। वो क्वेश्चन एवरी टाइम आई सी दैट मूवी ना, दैट क्वेश्चन राइजेस इन माय माइंड कि वो पर्सन यहाँ से बिलोंग करके अगर इंडिया की क्या दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी बना सकता है, अपन क्यों नहीं कर सकते? सो वो मूवी मेरा फेवरेट रहा। उसके ऊपर से मैंने नाम रखा कि भाई गुरु भाई इक्विपमेंट्स का अपन नाम रखते ओके, चलिए क्या इंस्पायर किया आपको इस बिजनेस में आने के लिए। हैं। मुझे ऐसा था कि देखो, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री एंड इट्स ह्यूज बिजनेस। $70 बिलियन की इंडस्ट्री है इंडिया में। 2 करोड़ से ज्यादा रेस्टोरेंट है इंडिया में। खाली गुजरात की बात करें तो 75,000 प्लस रेस्टोरेंट्स हैं। अभी ये इंडस्ट्री में हर महीने 1% चेंज आता है। जब 1% रेस्टोरेंट बंद हो रही है, 1% रेस्टोरेंट चालू हो रही है। तो 2 करोड़ अगर रेस्टोरेंट है तो आप नंबर देखिए तो 2 लाख रेस्टोरेंट जो है वो हर महीने बंद हो रही है। अभी अगर आप चालू करना चाह रहे हो तो आपके पास हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शन है। आप किसी से कंसल्टेंसी ले लो, आप किसी की फ्रेंचाइजी ले लो, आप किसी का बिजनेस मॉडल सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर लो। और ये लोग इंडस्ट्री में ऑलरेडी कर ही रहे हैं। बट अगर आप बंद करना चाहते हो तो किसके पास जाना है? ऑप्शन क्या है कि जिसको आप सेल कर सकते हो। तो ये जो प्रॉब्लम है वो मैंने खुद फेस किया हुआ है, क्योंकि मेरी खुद की रेस्टोरेंट थी और वो बंद हुई थी। सो आई सर्च द इंडस्ट्री की यार बंद करना है तो किससे मिलना है, कौन सी ऐसी ब्रांड है, कौन सी ऐसी कंपनी है, कौन सा ऐसा इंडिविजुअल है जिसको जाके मैं अप्रोच कर सकता हूँ कि भाई ये बंदा जो है वो मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। बट वेन आई गोट आउट एंड वेन आई सर्च फॉर दैट थिंग आई डिडंट फाउंड एनीथिंग। तो ऐसा सोचा कि अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करते हैं तो क्यों ना हम लोग ही उसका सॉल्यूशन बन जाए। सो दैट इज हाउ द ग्रुप इक्विपमेंट वाज बोर्न। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये गुरु भाई इक्विपमेंट्स में आपके पास कितने वर्टिकल्स हैं। तो बेसिकली हम लोग अभी 2 वर्टिकल्स के अंदर काम कर रहे हैं। एक वर्टिकल ऐसा है कि हम लोग गुजरात में जितनी भी रेस्टोरेंट बंद होती है उसमें से मेजोरिटी रेस्टोरेंट हम लोग परचेज करते हैं। उनके रेस्टोरेंट्स परचेज करते हैं कि इक्विपमेंट्स परचेज। मतलब रेस्टोरेंट यानी कि रेस्टोरेंट की जो प्लेस है उसके अंदर जितनी भी आइटम्स पड़ी हुई हैं, अच्छा, ओके। पूरा का पूरा सेटअप हम लोग उठा लेते हैं। इंक्लूडिंग चेयर, टेबल, एवरीथिंग। सब कुछ Equipments. ग्लास जो भी, मतलब उसको ऐसा होता है कि हम लोग प्लेस जो है वो एम्प्टी करके दे देते हैं। ओके ओके। वो सारी चीजें या तो हमारे शोरूम पे आती है, और अगर उसमें कुछ काम की जरूरत है तो वो फैक्ट्री पे जाती है, वर्कशॉप पे जाती है। अच्छा। तो वर्कशॉप पे जो भी उसमें रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट करते हैं। कुछ टूटा फूटा हुआ है तो वो रिपेयर होता है, कुछ पॉलिशिंग की जरूरत है वो पॉलिश होती है, और फिर वो फैक्ट्री वापस शोरूम पे आती है। तो वहां से हम लोग रीसेल करते हैं। दूसरा हमारा ये बिजनेस है कि हम लोग सारी नई प्रोडक्ट्स रखते हैं कि कोई नया अगर बिजनेस चालू कर रहा है तो उसको इक्विपमेंट्स चाहिए, हमारे पास है। मशीनरी चाहिए, हमारे पास है। फर्नीचर चाहिए, हमारे पास है। मतलब कोई पर्सन अगर हमारे शोरूम के अंदर आता है तो उसके 70% रेस्टोरेंट
एंटर से एग्जिट होने तक खत्म हो जाता है। ओके, सो ऑल यू नीड इज बेसिकली उसको मैन पावर लाना है, इक्विपमेंट, टेबल, चेयर, सब कुछ आप प्रोवाइड आप एक बात समझिए, अगर आप, मैं खाली अहमदाबाद की बात कर रहा हूँ कि अहमदाबाद में अगर आपको इक्विपमेंट चाहिए तो आपको नरोला जाना पड़ेगा, अगर आपको फर्नीचर चाहिए तो आपको नारोल जाना पड़ेगा, अगर आपको कंप्यूटर वगैरह चाहिए तो आपको रिलीफ रोड जाना पड़ेगा, अगर आपको छोटी छोटी आइटम चाहिए तो आपको पान को नाका जाना पड़ेगा। बट इतनी ज्यादा जगह पे भागने के मतलब भागने से बेटर अच्छा आपको एक ही जगह पे सारी चीजें मिल जाती। ओके। और ये तो ठीक है, अहमदाबाद तो बहुत ही बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो आपको सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। छोटे छोटे सिटीज पकड़ लो, छोटे छोटे टाउन्स पकड़ लो, वहां पे हर एक चीज के लिए बहुत भागना पड़ता है, दूसरे सिटी में जाना है, वहां पे 10 जगह पे जाना है, तो वो प्रॉब्लम हम लोग सोल्व कर रहे हैं। अच्छा, और वो भी हम लोग बहुत ही अच्छे रेट में सोल्व कर रहे हैं। तो आज अगर हम देखना चाहें तो ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज इन ए मंथ आप कितने रेस्टोरेंट्स का ये मटेरियल उठा लेते हैं? हम लोग ऑन एन मंथली की आप देखें को सीजन के ऊपर डिपेंड करता है, बट ऑन एन एवरेज आप गिने तो 20 से 25 रेस्टोरेंट का तो हर मंथ का हम लोग परचेस करते ही है। तो 20 से 25 रेस्टोरेंट्स का मटेरियल अगर आप बाय कर लेते हैं रेडीमेड मटेरियल, इसका मतलब इससे ज्यादा ही बंद होती होगी। 20 से 25 का तो आप नहीं लेते मैं हैं। अहमदाबाद की बात करूँ तो खाली अहमदाबाद में 120 से ज्यादा रेस्टोरेंट हर महीने बंद होते ओह माय गुडनेस, अच्छा। सो सच इज अ सीवियर, इतना मतलब रिस्की बिजनेस है। रिस्की बिजनेस है तो चलिए हम आपसे जानेंगे, क्योंकि आप इस बिजनेस में हैं। बताइए कि एक रेस्टोरेंट बिजनेस को या एक फूड बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या करना चाहिए एक छोटे एंटरप्रेन्योर को? मैं बहुत बड़ा रेस्टोरेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर एक छोटा सा 30, 40, 50 सीटर है अगर रेस्टोरेंट हो। हैं। इसमें कैसे है कि ये इंडस्ट्री में टर्न अराउंड जो रेशियो है, टर्न अराउंड मतलब जो आने वाले वो बहुत जल्दी बाहर निकल जाते हैं, तो टर्न अराउंड रेशियो जो है वो हाई है। उसका वन ऑफ द रीजन ये है कि यहाँ पे कोई एंट्री बैरियर नहीं। आप अगर बिल्डर बनना चाहते हो तो आपको बहुत सारा सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है। अगर आप एक आर्किटेक्चर की फर्म चालू करना चाहते हो तो आपको आर्किटेक्ट की डिग्री चाहिए, उसमें बहुत सारा सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है। अगर आप रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हो तो आपको क्या रिक्वायरमेंट है? कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं, कोई जात का सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। हेल्थ वगैरह का लाइसेंस जो है वो आपको इजीली ऑनलाइन मिल जाता है, 2 दिन के अंदर आ जाता है। अच्छा। हेल्थ सर्टिफिकेट है वो इजीली 2 दिन के अंदर आ जाता है। तो एज सच ऐसा कोई एंट्री बैरियर नहीं। जहाँ पे एंट्री बैरियर नहीं होता वहां पे लोग इजीली आ जाते हैं। देर इज नो एसोसिएशन, देर इज नो स्टैंडर्डाइजेशन, दैट इज वन ऑफ द रीजन। दूसरा रीजन ये है कि लोगों को ऐसा लगता है कि ये बिजनेस है ना बहुत ही बैठे बैठे चेयर पे बैठे बैठे पैसे कमाने वाला बिजनेस है। वो कहीं पे जाते हैं रेस्टोरेंट में, देखते हैं कि यार इतना ज्यादा वेटिंग लगा हुआ है, 2 घंटे का वेटिंग है, ओनर तो देखो बैठा बैठा काउंटर पे पैसे छाप रहा है, तो अगर वो छाप रहा है तो मैं क्यों ना छाप। बट दे डोंट नो द डार्क रियलिटीज बिहाइंड दैट, कि वो बंदा कितने प्रॉब्लम्स को फेस करके उसने बिजनेस को स्टेबल किया है। तो वो इनिशियल जो फेस होता है जहां पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना, वो आधे 80% लोगों के विकेट जो है वहीं पे गिर जाते हैं। ओके, ठीक है। तो आपने ये तो बता दिया, तो अब उसको सक्सेस का एक दो मंत्र बता दीजिए। सक्सेस में मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो, सबसे पहले रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जो एंटर होता है वो उसको ऐसा लगता है कि फूड इज द मेन थिंग इन द बिजनेस। बट इन एनी बिजनेस नंबर इज द मेन। लोग क्या करते हैं कि 10 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट बजट है, रेस्टोरेंट का जो इनिशियल कॉस्ट है उसको 15 लाख कर देते हैं। तो पहले क्या हुआ कि 5 लाख तो तुमने मार्केट से उठा लिया, किसी फ्रेंड से ले लिए, घर से ले लिए, तो 5 लाख का बुदरेशन तुमने ऑलरेडी जो तुम्हारी पॉकेट साइज थी उससे ज्यादा ली। अभी क्या हो गया कि लोगों को ऐसा लगता है कि मैं पहले ही दिन पैसे छापना चालू कर दूंगा, बट ऐसा नहीं है। यू नीड एटलीस्ट 6 मंथ टू ग्रो, टू स्टेबलाइज योर बिजनेस। वो ऐसा होता है कि वो आपका सर्वाइवल पीरियड है। वहां पे आप पैसे कमाओगे नहीं, वहां पे आप पैसे कमाओगे भी तो भी वो वापस बिजनेस में चले जाएंगे, टू मेक इट बेटर, टू मेक इट स्मूथ। अभी वो वर्किंग कैपिटल जो होती है 6 महीने की, वो लोग साइड में नहीं रखते और वहीं पे लोग फंस जाते हैं। ओके। अगर आप फॉर एग्जांपल सिंधु भवन के ऊपर रेस्टोरेंट कर रहे हो तो आपका महीने का जो रेंट है वो 2 लाख का होगा आराम से। 1-2 लाख का आप 1000-2000 स्क्वायर फीट की कोई जगह ले रहे हो, वहां पे आपने 20-25 लोगों का स्टाफ रख लिया, तो आपका 1-2 लाख का और कॉस्ट हो गया, तो 4 लाख की आपकी फिक्स्ड ओवरहेड हो गई। अभी अगर आप वैसे सेटअप में जा रहे हो तो आपको 6 महीने का फिक्स्ड एक्सपेंस जो है वो आपको साइड में रखना पड़ेगा। अच्छा। आपको 24 लाख रुपीज आपके इन्वेस्टमेंट के अलावा आपके पास साइड में पड़े होने चाहिए। अगर वो नहीं पड़े तो आप वर्किंग कैपिटल के चक्कर में फंस जाओगे। अच्छा, ओके, फाइन फाइन फाइन, राइट। अच्छा देखिए क्या हो रहा है, हम
एवरी मंथ वी गेट लॉट ऑफ पीपल कमिंग टू अस कि यार हमको ये ना सर फूड बिजनेस स्टार्ट करना है। तो हम पूछते हैं कि क्या करना है, तो बेसिकली फूड ट्रक वाले आते हैं, रेस्टोरेंट वाले आते हैं, छोटा कैफे वाले आते हैं। तो इनको क्या क्या इन्वेस्टमेंट पे वो फंडामेंटली स्टार्ट कर सकते हैं? एक छोटा सा रेस्टोरेंट अगर स्टार्ट करना है, या एक कैफे स्टार्ट करना है, या एक फूड ट्रक स्टार्ट करना है। अभी हर एक जो आपने मॉडल बोला वो हर एक की इन्वेस्टमेंट कैप जो है वो अलग अलग है। नहीं ठीक है, मैं एक छोटा बोलता हूँ, लाइक यू नो नॉट अ मैं स्टार्टिंग से बोलने जाऊँ तो आप देखिए कि फूड ट्रक जो है के अंदर फूड ट्रक आप फॉर एग्जांपल बोलो तो आप एक छोटा बोलेरो में फूड ट्रक चालू करते हो तो 5 से 7 लाख की मिनिमम वैल्यूएशन जो है उसमें आती है। ठीक है, फिर उसके अंदर आप इक्विपमेंट सेट करते 10 लाख के आसपास बजट रहता है। ठीक है। और एक छोटा सा कैफे हो, कैफे चालू करते हो तो डिपेंड करता है कि कितने स्क्वायर फीट में। अगर स्टार्टिंग स्टेज पे गिने तो वो भी 10 लाख के 6 सीटर के आसपास का हो, 10 लाख आसपास की आप कैप रख के उसको स्टार्ट कर सकते हो। और यूजुअली ये विद रेंट आप बता रहे हैं, विदाउट रेंट बता रहे हैं? नहीं, विथ मतलब मैं इनिशियल एक्सपेंस की बात कर रहा हूँ, रिकरिंग एक्सपेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। सिर्फ आपका इन्वेस्टमेंट होगा, हाँ, 10 लाख के आसपास का होगा, वो फिक्स एसेट। वो फिक्स्ड एसेट का मतलब आपका जो रिकरिंग एक्सपेंस है वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में जगह रख रहे हो, कौन से टाइप का सेटअप कर रहे हो। और फूड स्टॉल या फास्ट फूड रेस्टोरेंट? फास्ट फूड रेस्टोरेंट आप 5 लाख के नीचे स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, हाँ, नॉट इंक्लूडिंग द रिकरिंग एक्सपेंसेस, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द फिक्स्ड कैपिटल। अच्छा ये बताइए कि आजकल किचन क्लाउड का बड़ा जमाना है ना, काफी सारा। तो किचन क्लाउड कितना सक्सेसफुल है? अभी क्लाउड किचन में ऐसा है कि उसमें रिस्क बहुत कम है, क्योंकि आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम हो जाता है। पहले तो क्या होता है कि 50-50% इन्वेस्टमेंट रहता है, 50% जाता है किचन के अंदर, 50% जाता है डाइनिंग एरिया के अंदर। फर्नीचर हो गया, पीओपी हो गया, कलर हो गया, वो सारा डिजाइनिंग लाइटिंग वगैरह 50% होता है। अगर आप क्लाउड किचन करते हो तो पहले तो वो 50% कॉस्ट कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है, आपका 50% बचा। अब उसमें भी क्या है कि अभी लोग ऐसा कर रहे हैं कि एक ही क्लाउड किचन के अंदर मल्टीपल ब्रांड्स चला रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगेगा कि आप स्विगी में देख रहे हो तो आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, बट एक्चुअली वो सारा आएगा एक ही किचन से। सो दे आर रनिंग मल्टीपल ब्रांड्स फ्रॉम द सिंगल किचन, सो दैट इज हाउ दे आर। अगर आपका एक आउटलेट नहीं चल रहा तो दूसरे आउटलेट से आपका बिजनेस आ रहा है। तो वैसे करके लोगों का जो बोलते हैं ना सेल्स की पॉसिबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो क्लाउड किचन इज अ गुड ऑप्शन इफ यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट द इंडस्ट्री। अच्छा, तो वो एक रिस्क जो है वो रिस्क आप स्टार्टिंग में ले सकते हो। अगर वो चलते हैं, आपको पता लगा कि अभी लोग मेरा फूड जो है वो पसंद कर रहे हैं, देन यू कैन गो फॉर द रेस्टोरेंट फॉर्मेट। अच्छा, चलिए ठीक है, राइट। अब तो हम किचन इक्विपमेंट में वापस आते हैं, क्योंकि मैंने तो जस्ट आउट ऑफ शेयर इंटरेस्ट के व्यूअर्स को इंटरेस्ट होगा जानने के लिए इसलिए आपको सवाल पूछ लिए। और क्योंकि आप इंडस्ट्री से 10 साल जुड़े हुए हैं तो आपको शायद थोड़ा फंडामेंटल्स नॉलेज होगा। अच्छा ये बताइए कि आपने फैक्ट्री भी लगाई हुई है किचन इक्विपमेंट्स की, तो आपने कुछ नया लगाया है किचन इक्विपमेंट्स में? कुछ नया इनोवेशन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट्स या मटेरियल, उनके बारे में कुछ बताइए। अभी हमारी रिसेंटली एक नेक्स्ट वीक में हम लोग एक नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। तो हम लोगों ने एक चीज नोटिस की कि स्ट्रीट फूड इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो होता है मोबिलिटी का। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि कोई एक पर्सन जो है वो यहाँ पे पर्टिकुलर ए एरिया में बिजनेस कर रहा है स्ट्रीट फूड का, और वो रहता है बी एरिया में। अभी वो जहां पे बिजनेस कर रहा है वहां पे वो फूड काउंटर में जो बिजनेस कर रहा है वो फूड काउंटर रखना अलाउड नहीं। ओके, वहां पे वो रात को छोड़ के नहीं जा सकता, हंड्रेड्स ऑफ पॉसिबल रीजन कि वो अलाउड नहीं है, चोरी होने के चांसेस है, या फिर वहां पे एएमसी की जगह है तो वो लोग अलाउड नहीं करते। तो उसको क्या करना पड़ेगा, वो पर्टिकुलर जगह से उसके घर पे या उसका जहां पे वो उसको छोड़ना हो वहां तक रोज रात को ले जाना पड़ेगा, रोज सुबह वापस लाना पड़ेगा। अभी वो इतना बड़ा काउंटर है, उसको रोज ले जाएगा वापस लाएगा तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। पहला ये दिक्कत है। दूसरा है कि अगर आप फूड ट्रक लेते हो, फूड ट्रक का जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 लाख के आसपास जा रहा है। अरे कितना इन्वेस्टमेंट कर पाए वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हम लोगों ने उसका एक सोल्यूशन निकाला है कि हम लोग एक काउंटर लॉन्च कर रहे हैं नेक्स्ट वीक में। तो वो काउंटर ऐसा होगा कि बाइक के साथ अटैच हो जाए। अच्छा, ओके। तो जब आपका रात को बिजनेस खत्म हो गया, बाइक के साथ अटैच कर दो, निकल जाओ। इट विल हैव व्हील्स आल्सो? इट विल हैव व्हील्स, इट विल गेट अटैच और पूरा बंद हो जाएगा। ओके, तो आपका जो डेली का ट्रांसपोर्टेशन जो 600 रुपए भाड़े का लग रहा है वो आपके 100 रुपए के तो ये मोटर बाइक का सॉर्ट ऑफ ट्रेलर जैसा हो गया। हाँ, तो इसके लिए कुछ लाइसेंस वगैरह की जरूरत होती है? नहीं, इसके लिए कोई लाइसेंस नहीं जरूरत। ओके, क्योंकि 4 व्हीलर के पीछे जो ट्रेलर लगता है उसमें लाइसेंस की जरूरत होती है। बट ये एक सेपरेट पार्ट हो गया ना, ये ट्रेलर मतलब आप उसके अंदर कुछ लोडिंग नहीं कर रहे हो, ये जस्ट ज्वाइन हो रहा है। हाँ, नहीं वो भी ज्वाइन ही होता है ना, अगर आप देखेंगे तो नंबर जो ट्रैक्टर का नंबर होता है पीछे ट्रेलर का नंबर होता है, ऐसे होता है। अच्छा, सो
तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में अभी तक जी। सर्च नहीं किया, बट वी कैन डू। उतना कर लीजिएगा। आई एम ऑल्सो नॉट वेरी श्योर, बट ये एक आइडिया मेरे दिमाग में आया तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अच्छा ये बताइए कि बहुत सारे इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स होंगे या ट्रेडिंग करते होंगे, सो हाउ इज गुरु भाई इक्विपमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? देखो, मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि इक्विपमेंट हम लोग बहुत ही अलग बनाते हैं। अच्छा। इक्विपमेंट हर एक कोई सेम ही बनाता है, Same. हर कोई अच्छा ही बना रहा है। हमारा जो डिफरेंशिएटर है वो है हमारी इजीनेस। मतलब आपको अगर हमारे साथ काम करना है तो जो यूजुअली क्या होता है कि ये इंडस्ट्री में मेजोरिटी पीपल आर डूइंग अ बिजनेस इन अ ट्रेडिशनल वे, और हम लोगों ने उसको पूरा एक मॉडर्न आउटलुक दे दिया है कि आप अगर हमारे इधर आओगे तो आपकी जो रेस्टोरेंट बनाने की जो स्ट्रेटेजी है वो बहुत ही स्मूथ हो जाएगी। सारी चीजों का डिस्प्ले प्रॉपरली लगा हुआ है। आप हमारे उधर आओगे तो आपको पूरा किचन बनाया हुआ है। आप अंदर एंटर करोगे तो आपका सीधा क्लियर हो जाएगी कि यार मेरे को ऐसे 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 करना है, वो क्लियर हो गया। हमारा जो स्टाफ है वो आपको कंटिन्यूअसली गाइड करेगा कि सर आप साउथ इंडियन रेस्टोरेंट कर रहे हो, अच्छा आपको ये इक्विपमेंट चाहिए, ये इक्विपमेंट चाहिए, अच्छा 100 लोगों का कर तो ये नहीं चलेगा, ये चाहिए। सो यू हैव अ गाइडिंग हैंड। तो आपका ये जो स्टाफ है जो गाइड करता है, जो काफी ट्रेंड होगा, तो ये कोई स्पेसिफिक एजुकेशन लेके आता है या क्या ऑन ऑन जॉब ट्रेनिंग देते हैं, आप कैसे करते हैं? नहीं, हम लोग ऑन जॉब भी ट्रेनिंग देते हैं। मैं पर्सनली सबको हैंडल करता हूँ। स्टार्टिंग में कोई भी अगर ज्वाइन होता है हमारी टीम में, स्पेशली जो कस्टमर हैंडलिंग की टीम है उसमें हैंडल होता है, तो मैं उसको पर्सनली ट्रेन करता हूँ। 3 महीने का ट्रेनिंग पीरियड चलता है। अच्छा। और फिर वो कस्टमर के साथ इंटरेक्शन चालू करता है। हाँ, तो मैं जस्ट अंदाजा लगा रहा हूँ कि आप जैसे, क्योंकि इक्विपमेंट के बिजनेस में हैं, तो आपको तो काफी बड़ा शोरूम चाहिए होगा, काफी बड़ा एरिया है। अभी हमारा जो सेटअप है वो 7000 स्क्वायर फीट के अंदर है। अच्छा। बट हमको अभी भी ऐसा लग रहा है कि भाई वो बहुत ही कम जगह है। वी हैव टू एक्सपांड इट सून। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है उसमें फिर? नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा है कि भाई और बड़ा सेटअप करना है। बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स है जो हमको ऐसा लग रहा है कि भाई हम लोग और भी डिस्प्ले में रख सकते हैं, जिसकी कस्टमर की कंटिन्यूअस डिमांड है। तो वे प्लानिंग कि इसको ऑलमोस्ट 2024 के पहले इसको 2x कर दे, तो एक प्रॉपर और थोड़ा प्रॉपर डिस्प्ले हो जाए। अच्छा, अच्छा, ठीक। तो आपकी कोई ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो आप इंपोर्ट भी करते हैं या कि सारी की सारी यही बनती हैं? हमारे 3 टाइप के सेगमेंट है। एक हो गया है कि जो हम लोग खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, वो इक्विपमेंट्स की जो भी कैटेगरीज है वो हम लोग खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। फिर मशीनरी की कैटेगरी आती है। मशीनरी की कैटेगरी में मल्टीपल पार्ट्स है कि कुछ आइटम ऐसी है कि जिसकी स्पेशलिटी राजकोट में है। फॉर एग्जाम्पल मोटर वाली आप कोई भी प्रोडक्ट ले लो तो राजकोट इज द स्पेशल हब फॉर दी ऑल टाइप्स ऑफ मोटर प्रोडक्ट्स। अच्छा, ओके। हाँ, तो जितनी भी मोटर वाली प्रोडक्ट्स है वो राजकोट से होती है। फिर आप साउथ इंडियन फूड की जो भी मशीनरीज होती है वो आती है हमारी केरला साइड से। फिर आप देख लो कि हीटिंग एलिमेंट्स वाली कोई भी प्रोडक्ट्स है वो दिल्ली और मुंबई जो है वो उसकी फेमस जगह है। ठीक है। ओवन्स हो गया, ग्रिलर्स हो गया, वो वहां से आता है। सो ऐसा जो जो इंडिया की स्पेशल जगह है जहाँ पे वो स्पेशली इक्विपमेंट्स वहाँ का फेमस है और लो कॉस्ट में प्रोक्योर हो सकता है, तो वो ही चीज हम लोग कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। उसको क्या होता है कि उसको हर जगह जाना नहीं है। कहाँ का ओवन फेमस है बोले मुंबई का, तो आपको यहाँ पे अहमदाबाद में मिल जाएगा, आपको मुंबई भागने की जरूरत तो विजुअल पे ऐसा भी हो सकता है ना कि मैंने एक रेस्टोरेंट शुरू किया और मैंने काफी सारी आइटम्स इंपोर्टेड ला के रख दी है, हाँ, तो फिर वो भी आप बाय करते हो कि नहीं? वो नहीं लेते, इंपोर्टेड वो भी लेते हैं। हमारे ऐसा कुछ नहीं है परचेजिंग में, हमारी कोई वो गाइडलाइंस नहीं है कि भाई हम लोग ऐसा ही सेटअप लेंगे। हाँ, ऐसा है कि सेटअप पूरा होना चाहिए। अच्छा। आप 2 प्रोडक्ट्स 3 प्रोडक्ट्स बेचने आओगे तो हम लोग परचेस नहीं करते। ओके। आपका पूरा कंप्लीट सेटअप होना चाहिए। हाँ, देयर शुड बी अ गुड क्वांटिटी ऑफ थिंग्स इन योर सेटअप। ओके, फाइन। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जिसको भी अपना रेस्टोरेंट बंद हो रहा है, अगर उसको कुछ बेचना है, तो अगर उस सारा का सारा इक्विपमेंट और सारे का एक्सेसरीज सब कुछ मिलता होगा तो वो हम लोग परचेस करें, तो आप लोग जाते हैं। क्योंकि क्या होता है कई बार रेस्टोरेंट के अंदर मेंटेनेंस वगैरह चलता है, तो वो पर्सन को ऐसा होता है कि भाई एक इक्विपमेंट मेरा अभी काम का नहीं है, तो वो भी हमको फोन करते हैं कि भाई आप ये इक्विपमेंट ले लो, बट वो हम लोग ऐसे परचेस नहीं करते हैं। अच्छा, ओके। और कोई आपकी यूनिक प्रोडक्ट है जिसके लिए मतलब गुरु भाई इक्विपमेंट जाने जाते हैं कि भाई बाकी तो ठीक है जो लेना है, पर इसके लिए तो उन्हीं से उनके पास ही जाना चाहिए? स्ट्रीट फूड प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत ही चलती है। स्ट्रीट फूड प्रोडक्ट्स? हाँ, अच्छा। स्ट्रीट फूड काउंटर्स हो गए, स्ट्रीट फूड कार्ट्स हो गए। ओके। तो हमारा एक स्पेशलाइजेशन जो है वो स्ट्रीट फूड काउंटर्स का कस्टमाइजेशन में है। अच्छा। कि आप हमारे पास आते हो और आप बताते हो कि हमारी ये रिक्वायरमेंट है, ओके। तो वो रिक्वायरमेंट के एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट प्रोडक्ट हम लोग बना के देते हैं। तो मान के चलो कि एक स्ट्रीट फूड वाला आपके पास आता है जिसने अपना काउंटर शुरू करना है, तो अगर वो ऑर्डर प्लेस करता है तो आप कितनी देर में आप उसको डिलीवर कर देते हैं? यूजुअली 5 to 7 days में उनका प्रोडक्ट जो है वो इतना फास्ट?
कुछ आप स्टॉक भी रखते हो उसमें कि ऐसा नहीं होता? नहीं, स्टॉक हमारे पास नहीं होता है, बट वी हैव अ गुड टीम इन अवर फैक्ट्री। तो 7 डेज के अंदर हम आपको पूरा काउंटर रेडी करके यूजुअली। फैक्ट्री में कितने लोग काम करते हैं आप? फैक्ट्री में 50+ लोगों का स्टाफ है। अच्छा अच्छा। तो मतलब आज की तारीख में अगर हम देखने जाए तो गुरु भाई इक्विपमेंट, जब बात आती है कि नया प्रोडक्ट्स खरीदना है तो वो आप पूरे गुजरात में सप्लाई करते हैं? अभी हम लोग पूरा वर्ल्ड में सप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, कहाँ कि कहाँ? पूरे इंडिया में तो हम लोग ऑलरेडी कर ही रहे थे, बट हाँ। हम लोगों ने लास्ट वीक ही एक कंटेनर भेजा फिलीपाइंस को। अच्छा, और अभी भी हम लोग 2 महीने के अंदर एक ऑस्ट्रेलिया कंटेनर भेजे। तो दोनों जगह पे हम लोगों ने रेस्टोरेंट का काम ऑलरेडी चल रहा है, शुरू कर दिया है। हाँ। मतलब आपको और हमारी ऐसी भी, मतलब हमारा ऐसा भी गोल है 2024 का कि ये ईयर के बाद एटलीस्ट एक और कंट्री में हमारी ऑफिस होनी चाहिए। ओह वाह, ठीक है। कुछ सर्वे वगैरह किया, कहाँ करना चाहते हैं? अभी हम लोगों ने जहाँ पे सप्लाई किया है वही का प्लान कर रहे हैं, फिलीपाइंस या ऑस्ट्रेलिया में से दोनों का। वहाँ के जो हमारे अभी क्लाइंट है वो भी बहुत सपोर्टिव है, अच्छा, और उन्होंने भी एक हम लोगों को इच्छा दिखाई है कि भाई हम लोग साथ में बिजनेस कर सकते हैं। वेरी गुड। हाँ, सो ही इज वेरी इंटरेस्टेड इन गेटिंग इनटू दिस इंडस्ट्री। अच्छा, प्लानिंग के वहाँ पे भी हम लोग एक ऑफिस कर सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, एक तो ये हो गया कि आपको किसी ने अगर नया स्टार्ट करना है उसके लिए, मुझे ये बताइए कि आप रेशियो ऑफ दीज प्रोडक्ट्स विच यू सेल एंड द प्रोडक्ट्स दैट यू बाय, जो किसी के किचन का, इसका ऑलमोस्ट रेशियो कितना आपका हो जाता है? नहीं, बंद करने का रेशियो है वो कम रहता है। हम लोग ओपन तो बहुत करते हैं, क्योंकि हमारा कैसा है कि ओपनिंग हम लोग ओवरऑल इंडिया में करवाते हैं। हाँ। और परचेसिंग जो है बंद रेस्टोरेंट का वो खाली हम लोग गुजरात में से करते हैं। अच्छा, वो गुजरात में? हाँ, क्योंकि क्या होता है कि दूसरी जगह पे परचेस करना है तो वहां पे विजिट करना होता है, फिर वहां से वो ट्रांसपोर्टेशन एक कॉस्ट एड होती है। और गुजरात में ही इतना बड़ा ऑलरेडी हमारा जो Market टारगेट है। है वो कैप्चर हो जाता है, तो हमको वो परचेसिंग के लिए बाहर नहीं जाना होगा। सप्लाई हम लोग ऑल ओवर इंडिया में करते हैं। ओके। तो यूजुअली हमारी आप देखिए ना कि ऑन एन एवरेज 100 के आसपास की रेस्टोरेंट रहती है जो हम लोग बनाते हैं, छोटे मोटे आउटलेट सब मिला के। महीने का 100+ का टारगेट रहता है। अच्छा, परचेसिंग साइड देखना जाए तो 20 के आसपास का टारगेट रहता है हमारे Okay. बंद रेस्टोरेंट परचेस करने का। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि आपका व्हाट इज योर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी? मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में हम लोग बहुत ही खतरनाक है। अच्छा, मैं बताऊं तो। खतरनाक मतलब? क्योंकि हम लोगों के गुजरात में इंस्टाग्राम पे हाईएस्ट फॉलोअर्स है। अच्छा, We have 80,000 approx followers in Instagram. हाँ हाँ। We have good followers in Facebook. So हम लोग सोशल मीडिया को और एसीओ को हम लोग तगड़ा यूज करते हैं। अच्छा, जितने भी हमारी इंडस्ट्री में लोग हैं वो मेजोरिटी ऐसा है कि उनका जो मार्केटिंग है वो मतलब ऑनलाइन काफी है। ट्रेडिशनल फॉर्म में है। तो हमारा ऐसा है कि भाई हमारी सारी टीम एक तो यंग है, सारे के सारे लोग 25 to 40 की एज के बीच के लोग हैं। सो सबको एक सोशल मीडिया का वो है, तो हम लोग उसको भरपूर यूज करते हैं। चलिए, हमें क्लाइंट सक्सेस स्टोरीज बताइए। मतलब एक उसकी जहाँ पे कोई बंद हो गया था और उस बड़ी प्रॉब्लम में था, ऐसी भी अगर कोई स्टोरी आपके पास हो तो बताइए। और एक कुछ ऐसा बताइए कि बड़ा चैलेंजिंग था और वो आपको नया बिजनेस स्टार्ट करके देना था, शायद डेडलाइन बहुत नजदीक थी, ऐसा कुछ, वट एवर, बट बोथ द स्टोरीज आर टू बी क्वाइट चैलेंजिंग। एक मैं स्टोरी बताता हूँ। एक मणिनगर में ब्रांड थी, उनका नाम नहीं लूंगा मैं। जी, कोई बात नहीं। बट उन्होंने, मतलब ये इंडस्ट्री उनकी अच्छी खासी जॉब थी, अच्छा खासा उनका सेटअप था, 2 घर थे, ऑफिस थी, सब अच्छा था। अभी उन्होंने वो छोड़ के सोचा कि भाई ये इंडस्ट्री में मेरे को आना है, रेस्टोरेंट बिजनेस में, रेस्टोरेंट बिजनेस, फूड। उसने एक पर्टिकुलर ब्रांड के फ्रेंचाइजी ली, चालू किया, 2 साल तक चलाया, हर महीने अच्छा खासा लॉस किया। फिर उनका एक बार फोन आया कि भाई मैं रेस्टोरेंट बंद कर रहा हूँ। फ्रेंचाइजी के बिजनेस में लॉस किया? सरप्राइजिंग। फ्रेंचाइजी के बिजनेस में ऑलमोस्ट 80% लोग लॉस करते हैं। अच्छा, अगर आपने सही ब्रांड का नाम सही लोकेशन पे नहीं लिया तो फंस जाने के चांसेस 100% है। अच्छा। तो हमको हमने ये सुना था कि फ्रेंचाइजीज जो है वो काफी स्टडी करने के बाद में, लोकेशन वगैरह ये सब स्टडी करने के बाद में ही वो अलाउ करते हैं। ऐसा नहीं, आप ऐसा नहीं है। किसकी फ्रेंचाइजी ले रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। आज फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ तो मैं इतने साल से ये बिजनेस में इतने रेस्टोरेंट परचेज किए, इतने रेस्टोरेंट हम लोग देखने के लिए गए, आज तक मैकडोनल्ड का आउटलेट कोई भी हम लोगों ने नहीं देखा है कि जो बंद हो रहा। आज तक हम लोगों ने देखिए कि वो सबवेज का आउटलेट नहीं देखा है। बाकी बहुत सारी ब्रांड्स है जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, बट उनके जो आउटलेट्स है वो रेगुलरली बंद होते हैं। जी जी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप, दूसरी चीज क्या है कि आप अगर फ्रेंचाइजी भी आपने ले ली, बट इफ यू आर नॉट कमिटेड टू दैट ब्रांड,
इफ यू आर नॉट कमिटेड टू दैट बिजनेस, पूरा का पूरा स्टाफ के ऊपर चल रहा है, आप आ रहे हो कभी, आप नहीं आ रहे हो, तो कोई भी किसी कितनी भी बड़ी फ्रेंचाइजी, इफ यू आर नॉट डिसिप्लिन, इट्स गोइंग टू क्लोज डाउन। अच्छा, हाँ, चलिए वो स्टोरी आप पता कंटिन्यू। हाँ, तो हम लोगों ने वो आउटलेट हम लोग देखने के लिए गए। पर्सन का अच्छा खासा लाइफ था, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था। देन ही एंटर्ड इनटू दिस बिजनेस एंड ही मेड अ ह्यूज लॉस। तो वो पर्सन का हर महीने का 3 लाख रुपए रेंट था, 4 से 5 लाख रुपए स्टाफ की सैलरी थी, 6 से 7 लाख रुपए का उसका रिकरिंग कॉस्ट था हर महीने। जब उसने रेस्टोरेंट बंद किया तब उसके पास 2 घर थे। वो दोनों घर, एक घर उसने बेच दिया था, दूसरे घर पे लोन चल रही थी। ऑफिस बेच चुका था, गाड़ी बेच चुका था, माय गुडनेस। वाइफ के जो ज्वेलरी थी वो बेच चुका था। ओ बाप रे। और वो जो पर्सन जो घर में रह रहा था, वो उसके ऊपर भी लोन चालू हो गई थी तो मतलब ये 2 साल में ही हो 2 साल के अंदर। माय गुडनेस। मतलब एक पर्टिकुलर स्मूथ लाइफ से लेके वो बंदा इतना नीचे आ गया कि मतलब मेरे को याद है कि जब वो पर्सन मेरे से मिला ना, तब उन्होंने ऐसा बोला कि अगर आप सेटअप मेरे से परचेज करो और मेरे को इमीडिएटली आप अगर पैसे नहीं दोगे तो मेरे बच्चे को स्कूल से निकालना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल फीस भरने के पैसे नहीं है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो जर्नी है ना, उसको 2 साल, मतलब वो पैसा कमाने में उसको शायद 30-40 साल लगे होंगे, बट उसको घुमाने में 2 साल। सो डाउनहिल इज ऑलवेज फास्टर। तो ये इंडस्ट्री में मतलब लोगों को मैं यही सजेशन देना चाहता हूँ, आप अगर ये इंडस्ट्री में आते हैं तो उसके डेप्थ में जाओ। हाड़ेधड़ ये 2-5 लाख 10 लाख रुपए कहाँ चले जाएंगे ना, इसमें पता भी नहीं चलेगा, इतना फास्ट इसका रिकरिंग कॉस्ट है। तो यू नीड टू स्टडी इन अ डिटेल कि क्या क्या फैक्टर्स है जो रेस्टोरेंट को बंद करते हैं, क्या क्या फैक्टर्स है जो मुझे ध्यान में रखने हैं। ये लोग नहीं करते, सीधा आ जाते, खोल देते। 3 महीने के अंदर मैंने 24 आवर्स पुराना रेस्टोरेंट लिया है। मतलब मैंने आज ओपनिंग किया, आज का इनविटेशन कार्ड है, और वो 24 घंटे के अंदर पार्टनर के बीच में लड़ाई, वो 24 घंटे के अंदर बंद कर दिया। चलो वो तो हो गया ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग। 2 दिन पुराना रेस्टोरेंट लिया है कि आज पर्सन ने चालू किया, वो बंदा बैंक के अंदर जॉब करता था, उसने अपने कोई पर्सन होगा जिसके भरोसे स्टार्ट करना, वो पर्सन दूसरे दिन चला गया, उसने बिजनेस बंद कर दिया। ऐसा तो तुम क्या बिजनेस करते हो कि इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी? योर बिजनेस शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ एनीवन। अगर आप एक दूसरे आपके स्टाफ के ऊपर इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो कि वो अगर चला जाता है तो आपका पूरा बिजनेस, तो देन यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। सही है, सही है। ऐसी स्टोरीज हम लोगों ने सुनी है इंडस्ट्री में। मेरे ख्याल से बंद होने वाली तो ज्यादा पेनफुल होती है। हाँ, एब्सोल्युटली। अच्छा, आ जाइए हम उसको वो चैलेंजिंग उस मजे की बात करते हैं जहाँ पे एक नया रेस्टोरेंट खुलने वाला था और आपके लिए इक्विपमेंट सप्लाई करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था और आपने एक्सेप्ट किया और उसको फुलफिल किया। लेट्स नो अबाउट दैट स्टोरी। और वैसा हम लोगों ने मतलब नहीं, मतलब ऐसा कोई किस्सा मेरे पास नहीं है कि जहाँ पे चैलेंज है, क्योंकि यूजुअली हमारा ऐसा रहता है कि हम लोग टाइम लेके ही काम करते हैं कि भाई ये हमारा काम है और ये हमारा टाइम है। बट कभी कभी ऐसा होता है ना, बड़ा प्रेस्टिजियस बिजनेस होता है। इसमें एक ऐसा हम लोगों ने चैलेंज किया था कि जहाँ पे ऐसा था कि हम लोगों ने इक्विपमेंट्स, मशीनरी और फर्नीचर का हमारा काम रहता है। उन्होंने ऐसा बोला कि अगर लोगा तो पूरा आपके साथ होगा, मतलब यूटेंसिल्स हो गया, क्रॉकरी कटलरी हो गया, वो हमारा पोर्टे नहीं है। बट उनका ऐसा था कि आपको देना है तो पूरा देना है, वरना कुछ नहीं देना। तो वो उसमें हम लोग थोड़ी भागम दौड़ हो गई थी, क्योंकि वो हमारा पोर्टे था नहीं और हम लोगों ने काम ले लिया। और फिर धीरे धीरे टाइम आ रहा है, नजदीक आ रहा है, बट वो सारी मतलब देयर वर थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स इन दैट लिस्ट। तो उसको सारे को इकट्ठा करना, उसको बताना कि भाई ये प्रोडक्ट सही है या नहीं, वो अप्रूव करे, फिर उसके हंड्रेड्स ऑफ पीसेस प्रोक्योर करना। तो दैट वाज अ चैलेंज, बट फिर भी वो मतलब 1-2 दिन का डिले हुआ था, बट वी यू कुड मैनेज इट। हाँ, मैनेज इट, हो गया था कंप्लीट। ओके, क्वाइट सेटिस्फाइंग होता है ना जब ये हो जाता है, आप इसको देखते हो तो। मतलब एक टाइमलाइन पे चीज हो जाती है तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई चलो ठीक। विशाल भाई, कैसे मैनेज करते हैं आप क्वालिटी और एफोर्डेबिलिटी, ये दोनों? मतलब वो बोलते हैं ना, एक ही सिक्के के दोनों पहलू है, क्वालिटी और एफोर्डेबिलिटी। कैसे मैनेज करते हैं आप? क्वालिटी में ऐसा है कि अगर आपको क्वालिटी मेंटेन करनी है तो एक सिस्टम बनानी जरूरी है। मिस्टेक होने ही वाली है, कस्टमर कंप्लेन आने ही वाली है, बट अगर वो कंप्लेन बार बार आ रही है तो आप कुछ गलत कर रहे हो। तो अगर वो बार बार आ रही है तो उसको फिगर आउट करना और उसको नैरो डाउन करना और उसको सॉर्ट आउट करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने एक लास्ट बैच बनाई तो बर्नर्स के कुछ 100 पीसेस बनाया था, तो उसमें बहुत सारी जगह पे मतलब 10% रेशियो था कि जहां से कंप्लेन आ रही है कि सर बंडल्स में लीकेज आ रही है। तो हम लोगों ने क्या किया कि भाई पूरा बंडल खोलो और उसके कौन से पार्ट्स के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि 100 पार्ट्स लगते हैं एक बंडल बनाने में।
अभी वो पार्ट हम लोगों ने खोला तो पता चला कि भाई ये प्रोडक्ट्स के अंदर लीकेज आ रही है, उसके प्रोक्योरमेंट जहां से हो रहा है उसको हम लोगों ने पकड़ा कि भाई ये तेरी प्रोडक्ट्स के अंदर लीकेज आ रही है, या तो तू इसको सॉल्व कर या फिर हम लोग वेंडर जो है हमारा बदल देंगे इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व। सो यू हैव टू नैरो डाउन योर प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम को बार बार अगर आए उसको नैरो डाउन करके उसकी जड़ में जाना है और उसके ऊपर सिस्टम बनाना है। तो अभी उसके बाद हम लोगों ने सिस्टम बना दी कि जितनी भी प्रोडक्ट हम लोग वो पर्सन से परचेस करते हैं वो साथ का टेस्टिंग होगा और फिर वो बंडल के अंदर लगेगी क्वालिटी का। तो वो प्रॉब्लम के जो चांसेस थे, अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे नहीं बोला 100% हम लोगों ने सोल्व कर दिया, बट वो 10% से 0.5% हो गई है। आप मुझे ये बताइए फॉर इन द इंटरेस्ट ऑफ आवर व्यूअर्स कि इस बिजनेस में अगर किसी को प्रॉपर्टी लेनी है तो जैसे आप 2x करना चाहते हैं तो वुड यू गो इन फॉर रेंटेड प्रॉपर्टी या फिर आप अपनी बाय करेंगे? हर एक एंटरप्रेन्योर का सपना तो ऐसा ही होता है कि भी खुद की प्रॉपर्टी पे बिजनेस हो बट अगेन वो मेरा ऐसा मानना है कि जी, आपका मानना? हाँ, आपकी प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो वर्किंग कैपिटल के अंदर दिक्कत आने वाली। जो चीज आपका बिजनेस कमा के देगा वो चीज प्रॉपर्टी कमा के नहीं देगी। जो चीज आपका स्टॉक कमा के देगा वो चीज प्रॉपर्टी में किया हुआ इन्वेस्टमेंट नहीं कमा के देगा। प्रॉपर्टी में आप तब इन्वेस्ट कर सकते हो जब आपके पास स्पेयर पैसे पड़े हुए हैं जो कहीं पे यूज नहीं हो रहे। बट अगर वो स्टॉक को कट करके आप यहाँ पे डाल रहे हो तो वो गलत है मेरे हिसाब से। कस्टमर फीडबैक और कंप्लेंट्स, फीडबैक कैसे आप कस्टमर से लेते हैं और कंप्लेंट्स के बारे में क्या रहता है? कस्टमर फीडबैक हमारा गूगल के ऊपर रिव्यूज हम लोग कस्टमर को बोलते हैं कि आपको हमारे प्रोडक्ट्स कैसे लगे, उसके रिव्यूज आप गूगल के ऊपर डालो। फिर हमारा जो रिसेप्शन काउंटर है वहां पे हम लोगों ने फीडबैक फॉर्म रखे हुए हैं तो वहां से कस्टमर फीडबैक दे सकते हैं। कंप्लेन का ऐसा है कि देखो कंप्लेन तो आने ही वाली है, आप करोड़ रुपए की गाड़ी ले लो उसके अंदर भी कंप्लेन आती है, बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज हाउ यू आर मैनेजिंग इट या मैकेनिज्म। उसके लिए भी हम लोगों ने एक टीम रखी हुई है कि आपका फॉर एग्जांपल इसमें कैसे होता है कि टेक्निकल प्रोडक्ट्स हमारे पास बहुत ज्यादा है तो हर एक का इंडिविजुअल टेक्निकल पर्सन चाहिए जी। फॉर एग्जांपल बर्नर के अंदर कोई कंप्लेन आती है तो उसका अलग पर्सन है, रेफ्रिजरेशन के अंदर आती है तो अलग कंप्लेन अलग पर्सन है। तो हम लोगों ने वो पूरी टीम सेट की हुई है, अगर प्रॉब्लम आती है आपको नंबर दे देगा, आप फोन करोगे बंदा आ जाएगा सॉल्व करके निकल जाएगा। अगर अगर वारंटी पीरियड में आ रहा है तो उसका फ्री में आपको देंगे, अगर वारंटी पीरियड चली गई है तो आपको चार्ज देना पड़ेगा, बट आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, काम नहीं अटकेगा। ठीक है। अच्छा, आपके बिजनेस में अब नए नए क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं? अभी बिजनेस में आप बताओ कि जो लोग अभी मैंने एक चीज नोटिस की कि जितने भी डिग्री वाले लोग हैं वो डिग्री छोड़ छोड़ के बिजनेस में आ रहे हैं। आप बीटेक पानीपुरी वाली देख लो, एमबीए चाय वाला देख लो, वो बीएससी भजिया वाला देख लो, वो सब सक्सेसफुल है। हाँ सक्सेसफुल सब है। जी। सो दैट इज गोइंग टू बी द चैलेंज फॉर द पीपल हुज एंटायर लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन दिस बिजनेस। मतलब एक पढ़ा लिखा प्रोफेशनल पर्सन जिसको सोशल मीडिया के बारे में पता है, जिसको गूगल की रैंकिंग के बारे में पता है, जिसको हाइजीन के बारे में पता है, वो पर्सन ये बिजनेस में ये इंडस्ट्री में एंटर हो रहा है और वो एक ऐसे पर्सन के सामने चैलेंज कर रहा है कि जिसके पास ना तो एजुकेशन है ना तो उसको कुछ भी इंटरनेट के ट्रेंड्स के बारे में पता, सोशल मीडिया के बारे में नहीं पता। सो वो जो कंपटीशन हो रही है जी। वो बहुत ही अलग लेवल पे हो रही है और इसके कारण इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही बड़े चेंजेस आने वाले हैं। जितने भी लोग ये इंडस्ट्री में आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये लोगों की एम्प्लॉयमेंट जो है वो उनके पास जा रही है। तो ये लोगों को सरवाइव करने के लिए दे विल हैव टू अडॉप्ट टू द चेंजेस। जो ट्रेडिशनल वे में काम कर रहे हैं, हाँ, जो ट्रेडिशनल वे में काम कर रहे हैं उनको समय के साथ चलना पड़ेगा। अच्छा, चलिए विशाल भाई, हम थोड़ी देर में पॉडकास्ट के नजदीक जा रहे हैं खत्म होने के। कुछ सवाल रह गए। आप बड़े यंग एंटरप्रेन्योर हैं, आप सक्सेसफुल है, मार्केट में आपका नाम है, अच्छा नाम है और आप काफी एम्बिशियस भी हैं। जो बड़ी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो ऐसे लोग हैं जो फेंस सिटर है, जो बैठे हैं और ये सोच रहे हैं कि हमें बिजनेस करना है या हमें बिजनेस शुरू कर देना चाहिए, उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? एडवाइस से ज्यादा सजेशंस, प्रिकॉशंस। हाँ, जो कोई रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में आ रहा है उनको ऐसा बिजनेस की बात कर रहे हैं, आप रेस्टोरेंट की भी बात कर सकते हैं। हाँ, मैं फूड इंडस्ट्री के पहले बारे में बात करूंगा कि फूड इंडस्ट्री में अगर आप एंटर हो रहे हो और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि फूड इज द मेन फोकस ऑफ दिस बिजनेस, देन यू आर रॉन्ग। मेन फोकस ऑफ दिस बिजनेस और एनी बिजनेस इज नंबर्स।
you have to study your numbers, you have to study your fixed overheads, you have to study your variable overheads, you need to note down your profit margins. ये सारी चीजें लोग नहीं करते हैं. लोग सीधा सोच देते हैं कि भाई इतना पैसा पड़ा हुआ है, डाल देना है, बट उसको नोट डाउन करो, उसकी डेप्थ में जाओ. लोग यहाँ पे आते हैं इक्विपमेंट्स के बारे में, उनको जीरो नॉलेज होता है. थोड़ा स्टडी कर लो. इतना यूट्यूब पे आप जाके सर्च करोगे आपको 500 वीडियोस मिल जाएंगे. गूगल पे जाके आप सर्च करोगे आपको 50 ब्लॉग्स मिल जाएंगे. थोड़ा कोई भी बिजनेस में जा रहे हो तो उसके डेप्थ में जाओ. अच्छा, ये बताइए कि हमारा एक ना बड़ा इंपॉर्टेंट जॉनर है जिसके बारे में वो एक सवाल हम हर गेस्ट से पूछते हैं, जिसको हम कहते हैं स्कूप. स्कूप होता है सक्सेस कोड ऑफ ऑर्डिनरी पर्सन. हर एक इंसान एक ऑर्डिनरी इंसान ही होता है. एब्सोल्युटली. और कहीं जाके वो डिसाइड करता है कि मुझे यार ऑर्डिनरी नहीं रहना, अब मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है और मुझे हीरो बन जाना है, अपने इंडस्ट्री में या अपने बिजनेस में. इस तरह का राइट, ही वांट टू बी नोन एज अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन. ठीक है, तो जानना चाहेंगे विशाल वोरा साहब का सक्सेस कोड क्या है. मेरा सक्सेस कोड बहुत सिंपल है. इट्स डिसिप्लिन. दिन अच्छा नहीं गया, सुबह उठना है, ऑफिस जाना है, काम करना है. दिन अच्छा गया है, सुबह उठना है, ऑफिस जाना है, काम करना है. फेल हो गए हो कोई बात नहीं, कल वापस जाना है, कल वापस ट्राई करना है. जीत गए हो कोई बात नहीं, संडे को सेलिब्रेट करेंगे, आज उठना है, जाना है. डिसिप्लिन इज द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेट्स दैट ह्यूमन कैन हैव. दैट इज व्हाट आई थिंक. कोई भी इंडस्ट्री में सक्सेस इजीली नहीं मिलती. वो आप एग्जांपल जो देखते हो, बुक्स में पढ़ते हो, उनकी अगर डेप्थ में जाओ तो पता चलता है कि वो भी बहुत ही फेलियर से लेके निकले. यू हैव टू वेक अप एवरी डे, you have to go to your work and you have to do it what you are going to do it. It doesn't matter how you are feeling, it doesn't matter what you are going through, you have to do it. Okay. और कोई भी इंडस्ट्री में अगर सक्सेस होना है तो आपको लाइफ के एटलीस्ट 5 to 10 years देने पड़ते, तब आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट होता है. छोटा मोटा पैसा बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वेल्थ क्रिएशन की बात कर रहा हूँ मैं, रेपुटेशन बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ. उसके लिए यू हैव टू गिव एटलीस्ट 5 to 10 years टू एनी वन ऑफ दी पर्टिकुलर इंडस्ट्री. तब जाके वो वेल्थ क्रिएशन चालू होगा, तब जाके वो रेपुटेशन बिल्डिंग चालू होगा. छोटा मोटा जुगाड़ करके आप पैसे तो कहीं से भी कमा लोगे, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. बट अगर आपको वो इंडस्ट्री की ऊंचाइयों तक पहुंचना है, देन यू हैव टू स्टिक टू वन इंडस्ट्री. लोगों का कैसा होता है, एक इंडस्ट्री में गए, सक्सेस नहीं मिली, तुरंत दूसरा बिजनेस चालू. तो समराइज करें हम, आपका सक्सेस कोड तो क्या है? इट्स अ डिसिप्लिन. डिसिप्लिन. Yeah. You have to wake up every day and you have to go to your work. It doesn't matter how you are feeling. Okay, wonderful. ठीक है, मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आ गई. अफ्रीका के जंगल में हर रोज सुबह एक शेर भी उठता है, एक गज़ेल भी उठता है. दोनों को एक दूसरे से फास्ट भागना पड़ता है जिंदगी जीने के लिए. तो बिल्कुल सही है आपकी बात. चलिए, हम आ रहे हैं. आपसे हमने प्रॉमिस भी ले लिया, आपसे स्कूप भी ले लिया, आपके बिजनेस के बारे में भी जान लिया. अब मैं आपको लास्ट का 1 मिनट देता हूं. जो भी आप कहना चाहें, आपकी ही ऑडियंस है, आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं. ओके. देखो, सक्सेस और फेलियर है ना लाइफ का नियम है. हार्ट बीट भी ऐसे नहीं जाती, ऐसे 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 जाती है. सो नीचे पड़ने वाले हो वो होने ही वाला है, बट उससे हताश होने की जरूरत नहीं है. बहुत सारे लोग आते हैं कि जो रेस्टोरेंट बंद हो गई है, बोलते हैं सर अभी तो ये बिजनेस में जाना ही नहीं, ये नहीं. बट तुमने गलत कहाँ किया उसको आइडेंटिफाई करो ना. तुमने कहाँ मिस्टेक की, कौन सी जगह थी, कौन सा फैक्टर था जो तुमने कंसीडर नहीं किया, उसको आइडेंटिफाई करो. और अभी जो नेक्स्ट काम करने वाले हो उसमें वो फैक्टर को 100% ध्यान रखना है. लोग जॉब छोड़ के आते हैं, रेस्टोरेंट खोलते हैं, 2 महीने के अंदर वापस छोड़ के वापस जॉब में लग जाते हैं. If you really want to become an entrepreneur, then it's not going to be the journey of 2 months. It's going to be a very long journey. And you have to be patient, you have to be disciplined, and you have to learn from your mistake. So that is what I'm going to suggest to the young entrepreneurs of India कि यार लगे रहो. 2-5 साल लाइफ के रखने पड़ेंगे साइड में तो ही रिजल्ट मिलेगा. कोई ये ओवरनाइट सक्सेस वाला फंडा है ना, वो कहीं पे भी एप्लीकेबल नहीं होता है. वो खाली स्टोरी में दिखाने के लिए, इंस्टाग्राम पे व्यूज लेने के लिए अच्छा लगता है, बट ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है. कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलती. यू हैव टू ग्राइंड एवरी डे. थैंक यू विशाल भाई, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू एंड आई एम श्योर हमारी ऑडियंस काफ़ी इंस्पायर्ड होगी आपकी जर्नी से. और मैं चाहूँगा कि कुछ ऐसे लोग आए जो आपकी इस जर्नी को सुन के इंस्पायर हुए, सक्सेसफुल हुए और वो हमारे पॉडकास्ट पे आए, है ना. ठीक है, सो नाइस ऑफ यू. थैंक्स अ लॉट.